चैप्टर नंबर 11 ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। अभी तक हमने सीआरपीसी पढ़ा कि किसी भी ऑफेंस को प्रूव कैसे किया जाएगा कि ऑफेंस हुआ है। अभी इसी चीज के ऊपर हमारा एक टॉपिक है कि अगर प्रूव हो गया कि आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको सजा कैसे दी जाए। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सीआरपीसी तो वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ये प्रूव करते हैं कि सामने वाले ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। बट ऑफेंस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कहाँ दिया गया है, आईपीसी में दिया गया है। प्रूव होने के बाद आपको जो जज है वो क्या पनिशमेंट देगा ये भी कहाँ लिखी गई है, आईपीसी में लिखी गई है, इंडियन पिनल कोड में लिखी गई है। तो इंडियन पिनल कोड 1860 मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस एक एक्ट पास हुआ किस चीज के ऊपर कि अगर कोई क्राइम होता है सोसाइटी में तो उस क्राइम के लिए क्या सजा दी जाए। अगर कोई क्राइम हो रहा है सोसाइटी में तो उसके लिए क्या सजा दी जाए। बिफोर 1947 1860 में एक एक्ट पास हुआ। अब 1860 मतलब इंडिया उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो पार्लियामेंट किसकी थी, ब्रिटिश वालों की एप्लीकेबल थी और वहां से जो कानून बन के आते थे वो इंडिया में एप्लीकेबल होते थे। अब ऑफेंस है या नहीं है ये डिपेंड करता है लॉ पे। अगर लॉ कह रहे किसी चीज को ऑफेंस हुआ है तो मतलब ऑफेंस हुआ है, और लॉ ये कह दे कि नहीं ये ऑफेंस नहीं है तो फिर आप उसको ऑफेंस प्रूव नहीं कर सकते। तो इंडियन पिनल कोड 1860 इसी चीज के ऊपर है कि किस चीज को क्राइम बोलना है और किस चीज को नहीं। एक चीज हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे थे कि सिविल रॉन्ग अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल है जबकि क्रिमिनल रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है। सिविल रॉन्ग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल टोर्ट है तो टोर्ट सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है या किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है। हमने लिया था ना, एक कुत्ते ने काट लिया तो काटा पूरी सोसाइटी को या एक पर्सन को है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे शहर को काटता फिरे वो, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। या दूसरी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर उसका ब्रीच हो गया तो ब्रीच हुआ है तो नुकसान किसका हुआ, प्राइवेट इंडिविजुअल का हुआ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, या पूरे देश का हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल का। लेकिन अगर आपने क्राइम किया है तो इसे बोला कि ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। अगर क्राइम हुआ है तो क्या बोला गया कि ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, इसीलिए कह रहे क्राइम क्या है, अगेंस्ट द सोसाइटी है। क्राइम इज ए रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी। क्राइम वो गलत काम है जो आपने कमिट किया है किसमें, एक सोसाइटी में। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स रूल। किस चीज को क्राइम कहना और किस चीज को क्राइम नहीं कहना इस चीज का कोई फिक्स रूल नहीं है। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि अगर सरकमस्टांसिस में आपने कुछ किया, सरकमस्टांसिस ऐसे थे कि उस टाइम पे कोई एक्ट जरूरी था तो हम उसे क्राइम नहीं कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जैसे सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को मारा तो वो क्राइम नहीं है। क्योंकि अगर क्राइम होता तो उसके लिए पनिशमेंट भी होती, जब वो क्राइम ही नहीं है तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। तो यही कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स रूल। क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट। क्राइम वो है जिसे लॉ कह दे कि ये क्राइम है। मतलब लॉ में अगर लिखा है कि मर्डर अगर क्राइम है तो क्राइम है, और लॉ में अगर लिख दे कि मर्डर क्राइम नहीं है तो नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन ए क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस यही है कि सिविल ऑफेंस जो है वो किसके अगेंस्ट में, प्राइवेट इंडिविजुअल के, जबकि जो क्राइम है वो क्या है, अगेंस्ट द सोसाइटी है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेव नेचर, सीरियस नेचर की वजह से। In India, the base of crimes and punishment provision have been laid down in Indian Penal Code. Base of crime, crime किसी भी चीज को क्राइम कब कहा जाएगा या कोई चीज क्राइम है या नहीं है, और दूसरा उसके लिए जो पनिशमेंट प्रोविजन है वो कहाँ लिखे गए हैं, इंडियन पिनल कोड में लिखे गए हैं। अब बेस ऑफ द क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम की 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, क्या क्या है। सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए क्राइम को करने की, उसके बाद आपने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के बाद कमिटमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या की, प्रिपरेशन। जैसे आपने कोई चोरी करनी है तो चोरी करने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद आपने क्या किया, अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट में देखो हमने पढ़ा था ना कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए पनिशेबल ऑफेंस, बट अगर सुसाइड हो गया तो फिर भी पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन में हम कहते हैं कि जहां पे सुसाइड करना क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, बट सुसाइड नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी सजा मिलती है, और अगर अटेम्प्ट हो जाए कामयाब, मतलब कमिट आपने कर दिया तो उसके लिए भी सजा। तो हमने ये बेस भी पढ़ा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए सेम सजा है, चाहे आप अटेम्प्ट करो चाहे वो कमिट हो जाए, सेम सजा है, कुछ केसेस में डिफरेंट है।
अब आईपीसी का सबसे पहले हमने जुरिस्डिक्शन पढ़ना है कि आईपीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है, इंट्रा टेरिटोरियल भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी है। हमने आईटी में भी पढ़ा था ना कि आईटी का जुरिस्डिक्शन क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्राइम होता है, अगर कोई पर्सन है वो इंडिया से बाहर बैठ के क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, और कहां पे, इंडिया में कर रहा है, इंडिया में, क्योंकि कंप्यूटर की लोकेशन कहां जरूरी थी, इंडिया में, तभी तो उसे ऑफेंस बोलेंगे इंडिया में, अदरवाइज कैसे कहेंगे। तो इंट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडिया की जितनी टेरिटरी है उस पे तो ऑफेंस है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब अगर इंडिया का पर्सन बाहर जाके क्राइम करता है और जिस चीज को इंडिया में भी क्राइम कहा गया है उस चीज को भी एक्सप्लेन करना है। इवन आईटी की भी जुरिडिक्शन यहीं से आती है, क्योंकि आईटी एक्ट में जो चीजें लिखी है वो सब्जेक्ट टू है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब आईटी एक्ट आया तो इंडियन पीनल कोड को अमेंड करना पड़ा। क्यों अमेंड करना पड़ा, क्योंकि वहां आईटी रिलेटेड ऑफेंस भी डालने पड़े, क्योंकि उन चीजों को प्रूव भी तो कहां करेंगे, कोर्ट में ही तो करेंगे ना, या उस चीज के लिए ट्रिब्यूनल बनाया तो ट्रिब्यूनल में कर लेंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल के बाद आना तो कहां पर है, लास्ट में इंडियन पीनल कोड में ही आना है, हाई कोर्ट में या कहीं और। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। ये सीआरपीसी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था ना कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हायरार्की दे रखी है कोर्ट की। ये हायरार्की तब अप्लाई होती है जब या तो आपने ऐसा क्राइम किया हो जो सिर्फ आईपीसी में फॉल करता हो, या ऐसा जो किसी स्पेसिफिक लॉ में है। फिर हमने ये कहा था कि अगर स्पेसिफिक लॉ में दी गई है अथॉरिटीज तो पहला केस वही होता है। अगर स्पेसिफिक अथॉरिटी जैसे कंपनी लोगों के लिए एनसीएलटी ना दी जाती तो फिर कहां जाते, आईपीसी में जाते ना, इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग जो हायरार्की सीआरपीसी में दे रखी है उसी में जाते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि दोनों तरह की जुरिस्डिक्शन है, इंट्रा टेरिटोरियल भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी है। अब इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या है, एक तो इंडिया की जितनी लैंड है, तो आपने मैप तो पढ़ा होगा सबने कि जम्मू कश्मीर से शुरू होके और कन्याकुमारी हमारा एंड पॉइंट है, तो ये हमारे मैप में दिखाया गया, मैप में दिखाया गया ना, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर से फिर राजस्थान है, गुजरात है, नीचे जाते जाते तमिलनाडु है, केरल है, फिर उधर ऊपर ओडिशा साइड आ जाओ, फिर पश्चिम बंगाल है, उधर लास्ट में चले जाओ तो त्रिपुरा है, अगरतला, ये सब मेघालय है। तो ये हमारे क्या है, टेरिटरी है, जो इंडियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं। अब ये तो हो गया लैंड। लैंड के बाद कहते हैं कि इंडिया के चारों तरफ समुद्र भी है, चारों तरफ तो नहीं, मतलब जितनी भी साइड है, तो वहां पे क्या कहते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स, क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना इंडिया है उस पर भी एप्लीकेबिलिटी है। इवन अगर एक कोई शिप है उस पर अगर कोई क्राइम होता है तो उस पर कैसे डिसाइड करेंगे, तो लिखा गया कि अगर वो शिप क्या है, इंडिया में है, अगर उस शिप का कह रहे हैं अगर उस शिप की ओनरशिप इंडिया की है, या फिर अगर उस शिप को रजिस्टर इंडिया में किया गया है तो उस पर इंडिया की जुरिस्डिक्शन आती है। लेकिन अगर यही शिप फ्लोट कर रहा हो क्या, किसमें, समुद्र में, तो फिर कहते हैं कि जिस देश का फ्लैग लगा हो वो। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होता है कि जुरिस्डिक्शन कैसी है। कुछ लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया किस चीज से, इंडियन पीनल कोड से, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नर, फॉरेन के सोवरेन्स, फॉरेन के डिप्लोमेट्स, इवन अगर कोई मिलिट्री पर्सन मिशन पे गया है तो इसको मिलिट्री अटैचीज बोलते हैं, कि अगर कोई हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर एम्बेसी के काम से इंडिया से बाहर किसी मिशन पे गया है तो उसे भी क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है, किससे, इंडियन पीनल कोड से। उसे क्या किया गया है, इंडियन पीनल कोड से एग्जम्प्ट किया गया है। अब ये तो हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। क्या कोई पर्सन इंडिया में अवेलेबल है, अगर वो फॉरेनर है तो क्या उसे भी सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। अगर वो ये कहे कि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था तो भी दी जाएगी। अगर वो ये कह दे कि मेरे देश में तो ये काम करना ऑफेंस नहीं है तो भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बेसिक थी जो चीजें जरूरी हैं आईपीसी समझने के लिए, कि कोई भी इंडियन तो लाइबल है ही है, इसके अलावा फॉरेन नेशनल अगर इंडिया में अवेलेबल है तो वो इस बात को एज ए डिफेंस यूज नहीं कर सकता कि मैंने जो एक्ट किया है वो मेरे देश में तो क्राइम नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाओगे, चाहे आप फॉरेनर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फॉरेन में जो गाड़ियां चलती है वो राइट साइड में चलती है और हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलती हैं, तो इंडिया में ये क्राइम है अगर आप रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते, फिर आप चाहे फॉरेनर हो चाहे कुछ भी हो आप लायबल हो उस चीज के लिए।
ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए किस चीज के, कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है क्राइम के, कि किसी चीज को क्राइम प्रूव करने के लिए तीन चीजें बड़ी जरूरी है। पहला, करने वाला इंसान हो, दूसरा विद गिल्टी माइंड हो, और तीसरा एक्टस रियस हो। तीन चीजें बड़ी जरूरी है, पहला ह्यूमन, दूसरा मेंस रिया, और तीसरा एक्टस रियस, कि उस इंटेंशन के बेसिस पे आपका एक्ट। अब तीन, इसके चार स्टेजेस है क्राइम की। तो पहला क्या है, इंटेंशन। क्या इंटेंशन के लिए पनिश कर सकते हैं किसी को? नहीं कर सकते। नेग्लिजेंस, सॉरी, इंटेंशन के बाद क्या है, आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन के बाद आपने क्या किया, प्रिपरेशन करी, ये आ गया, ठीक है। इंटेंशन, इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में मतलब आपने क्या किया, तैयारी की, क्या करने की, ऑफेंस को करने की, जो इंटेंशन आपके माइंड में आई थी। लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, क्या इसके लिए मैं पनिश कर सकता हूं? लेकिन कुछ ऐसी स्टेजेस है जहां कर सकते हैं। जैसे आप नकली नोट छापने की मशीन लेके घूम रहे हो और आप ये कहो कि नहीं नहीं मैं तो नकली नोट नहीं छापता हूं, आप बोल सकते हो ये? बोले आप गन लेके घूम रहे हो और बोले नहीं नहीं ऐसे ही लेके घूम रहा हूं मैं तो, हाँ चलाऊंगा नहीं, क्या कह सकते हो? नहीं कह सकते। कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे, या जैसे आपने वो दंगे करने के लिए घर पे क्या कर दिए, वो पत्थर इकट्ठे कर लिए, या फिर आपने वो पेट्रोल बम बना लिए वो बोतल के साथ। तो अगर आपने ऐसी चीजें करी हैं, पेट्रोल बम नहीं देखे तुमने, मूवीज में दिखाते हैं, बोतल में पेट्रोल डालते हैं, ऊपर आग लगाते हैं, और उस बोतल को जहां फेंकोगे वहां पे सारी जगह आग हो जाएगी, तो पेट्रोल बम बोलते हैं ना उसको, है? क्या है पता नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन कुछ स्टेजेस पे क्राइम है और कुछ स्टेजेस पे क्राइम नहीं है। तीसरा क्या है, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब एक तो चोरी करने गए, चोर भी कामयाबी भी नहीं हुई और सजा भी मिल गई। मतलब आप बैंक लूटने गए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, पहले आपके माइंड में थिंकिंग आई बैंक लूटेंगे, तो आपने अपने साथ वाले को बोला, बोले यार बहुत पैसा आएगा चल बैंक लूटने चलते हैं, तो उसने आपका साथ दे दिया, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो गई। एग्री हो गए ना आप लोग? तो ये क्या हो गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो गई। ठीक है, तो चार लोग आप में से कोई गए बैंक लूटने, चार में से पहले आपने प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन कैसे करी? हथियार खरीदे, गाड़ी बुक करी, वो मंकी कैप लेकर आए। आरबीआई में कुछ नहीं मिलेगा, बैंकों में मिलेगा जो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आप गए बैंक गए, क्या करने, अटेम्प्ट करने। तो बैंक जाने से पहले एक को बाथरूम लगी, बोले ना मैं तो नहीं जा रहा। मतलब उसको बहाना चाहिए था ना भागने का। तो जैसे तुम लोग करते हो, बोले सर कल बुखार था इसलिए पढ़ के नहीं आए, या क्लास में भी ये सर 2 मिनट और दे दो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, सामने वाले ने क्या किया, बहाना मारा और एक भाग गया, तो भी वो लाइबल है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ये कहती है कि अगर आपने इंटेंशन के टाइम पे एग्री किया था, तो चाहे आप उस क्राइम में शामिल हो चाहे ना हो, आप लाइबल हो उस क्राइम के लिए। ये पढ़ाना है मुझे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, तो थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो बाकी 3 बच्चे क्या गए, बैंक में गए, बैंक में जाके एक हवा में फायर किया, बोले जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लो अपने सारे, ठीक है, और एक साइड जाके खड़े हो जाओ और हमें बैंक लूटने दो शांति से। ठीक है, बाय चांस क्या हुआ, इतने में पुलिस आ गई, चारों तरफ से घेर लिया गया आप लोगों को, तो आपका अटेम्प्ट है क्या? जैसे कई लोगों का लग सकता है अभी जून में, अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो अटेम्प्ट हुआ ये, तो अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट भी पनिशेबल ऑफेंस है। और मान लो पुलिस नहीं आती तो तुम लोग भाग जाते पैसा लेके, तो ये क्या हो गया, कमिट हो गया, तो इसके लिए भी सजा है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है किस चीज की, क्राइम की। किसी चीज को क्राइम प्रूव करने के लिए 4 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। फिर बोले पनिशमेंट। पनिशमेंट में सबसे हार्श पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, जिसे क्या कहते हैं, डेथ पेनल्टी कहते हैं, लेकिन लॉ में कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, जहां सामने वाले की जान ही ली जा रही है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका है जान लेने का। हमारे देश में फांसी पे लटकाया जाता है, किसी देश में कुर्सी पे बैठा के वो देखो टॉर्चर किया जा रहा है, वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है जब तक आप मर नहीं जाते। ठीक है, और अगले केस में क्या कर रहा है, वो आपको बांध दिया गया और सामने वाला छुरा लेके आया है
तो आपको काटा जाएगा आराम आराम से। फिर अगले में देखो क्या कर रहे हैं, आपको खड़ा कर दिया और गोलियों से भून रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे रूम में डाल रहे हैं, किस वाले में, हाँ गैस चैम्बर में डाल रहे हैं लास्ट वाला, कि आपको ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहां आग है या जहाँ पे इस तरह की गैसेस हैं कि आप थोड़ी देर में हो जाओगे अब, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पनिशमेंट देने के, बस है आगे हो जो है क्या, सुसाइड कहाँ लग रहा है, अरे तो स्टूल का मतलब वो नीचे से जगह, अब पुराने टाइम में वो ऐसे वो फाटक नहीं होते थे ना नीचे वाले जो खुल जाएंगे, ये तो इंसान की सोच से बार बार चीजें बदलती हैं। तो पहले ऐसे होता होगा, उन्होंने जो पिक्चर दी थी अब मैंने लगा दी जो मुझे मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस का मतलब उम्र कैद है, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कहाँ रहोगे, जेल में रहोगे। आपको पहले भी छोड़ा जा सकता है, आपने मूवीज में जो थोड़ा बहुत देखा है कि आप पहले भी छोड़ दिया जाता है अच्छे रीजन की वजह से, आपने सही काम किया, ठीक है। अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है लास्ट ब्रेथ तक, आपकी अंतिम सांस तक आपको कहाँ रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। फिर उसके बाद इम्प्रिजमेंट दे रखी है। इम्प्रिजमेंट दो तरह की होती है, एक आपने वो देखी होगी क्या, वो पत्थर तोड़ रहा होगा हीरो, हाँ तो वो पत्थर तोड़वा रहे हैं, कुछ और काम करा रहे हैं, तो ये रिगरस है, मतलब हार्श इन नेचर है। और दूसरा सिंपल इम्प्रिजमेंट है, तो आपने वो देखी होगी ना, संजू मूवी देखी होगी, तो मुन्ना भाई क्या कर रहा होता है, रेडियो जॉकी का काम कर रहा होता है, तो ये क्या है, सिंपल इम्प्रिजमेंट है। सुनिए संजय दत्त। नेक्स्ट क्या है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपकी क्या किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, ये भी आपके लिए एक इम्प्रिजमेंट का काम करता है। लास्ट है फाइन, तो जहां आपने कुछ ज्यादा गलत काम नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो वहां पे आपके ऊपर फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा। कुछ एग्जम्पशन दी गई हैं कि जहां पे आपकी इंटेंशन होने के बावजूद आपको क्या नहीं माना जाएगा, गिल्टी माइंड आपका नहीं है। देखो बेसिकली गिल्टी माइंड नहीं है, लेकिन आपसे क्राइम जरूर हुआ है, आपका गिल्टी माइंड नहीं है लेकिन आपसे क्राइम हुआ है, तो भी आपको पनिश नहीं किया जाएगा। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गया आपको, उसने ऑपरेशन किया और बाय चांस कामयाब नहीं हुआ, तो क्या डॉक्टर को पनिश करेंगे बाहर आके, बोले एक बंदा मार दिया तूने, हैं? नहीं, देखो पता क्या है, नेग्लिजेंस अलग चीज है। अगर वो नॉर्मल मतलब वो पूरा टेक केयर करके आपका ऑपरेशन कर रहा था, स्टिल ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे आपने वो मूवीज में सिचुएशन देखी होंगी, बोले माँ और बच्चे में से एक ही को बचा सकते हैं, तो अब डॉक्टर की गलती थोड़ा है, बताओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं। देखो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन डिपेंड करता है आप लोग कितना शांत आराम से थोड़ा बैठे रहेंगे, आपस में चर्चा थोड़ा कम करना, ठीक है। तो ये जनरल एग्जम्पशंस हैं कि जहां पे क्राइम होते हुए भी आपको पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे जज ने आपको क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी, तो जज ने फांसी की सजा दी है, किसी इंसान को मारने का ऑर्डर दिया है। अब वो जो जल्लाद है आपको लटकाएगा, तो जल्लाद को इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती कि तुमने एक इंसान मार दिया, क्योंकि उसका वो काम है और वो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, और ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए उसने एक्ट किया, ठीक है। तो कुछ चीजें पढ़नी है, या 7 साल के कम उम्र के बच्चे ने बाय चांस गलती से कुछ कर दिया, तो वो क्राइम नहीं है। 7 से 12 में भी यही चीज है कि वहां भी क्राइम नहीं है। या आपको किसी ने पिलाया, क्या पिलाई, दारू पिलाई, आपको नशा कराया और आपने उस टाइम में कोई क्राइम किया है, तो देखो अगर आपने खुद से पी है तो क्राइम है, किसी और ने पिलाया है तो ये, और उस टाइम पे आपने कुछ किया, ये क्राइम नहीं है, ठीक है। तो वर्ड यूज किया गया इंटॉक्सिकेशन, तो अगर आपको किसी और ने इंटॉक्सिकेट किया है और तब आपसे कुछ हुआ है तो ये क्राइम नहीं है। तो कुछ जनरल एग्जम्पशन में इस तरह की चीजें दी गई हैं कि किसको क्राइम मानना है और किसको क्राइम नहीं मानना है। ये कुछ तरह के ऑफेंसेस है। तो चाइल्ड 7 साल का हो, पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो अनसाउंड माइंड का उसने कुछ कर दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे साथ के साथ। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट में देखा है कि गेंद लग जाती है और सामने वाला ऊपर पहुंच जाता है, तो कई बार ऐसी जगह गेंद लगती है कि माइंड बिल्कुल खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट, तो उस केसेस में भी सजा नहीं दी जा सकती,
या आपने कुछ ऐसे खेल देखे होंगे जिन खेल में जैसे वो होता है ना, ये वो वाला स्पेन वगैरह में होता है बुल फाइट, हाँ बुल फाइट। ये इंडिया में भी है वो जल्लीकट्टू, साउथ में बोलते हैं ना जल्लीकट्टू, जिसपे सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट ने बैन लगाया था, लेकिन फिर भी वो बैन हटा दिया गया था। ये साउथ में होता है कि वहाँ वो इस तरह का खेल वगैरह जैसा स्पेन में होता है। तो अगर आपने देखी हो बुल फाइट वगैरह, मतलब एक इंसान आके खड़ा हो जाता है लाल कपड़ा लेके, बोले आ जा, आ बैल मुझे मार, वो वाला काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइम पीरियड के दौरान खेल खेल में अगर आपकी डेथ होती है तो ये रिचुअल की वजह से या जिस वजह से भी है, ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि हाथी को बोले आ जा, बोले आ गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो अगर विद कंसेंट हो, जैसे डॉक्टर है ना क्या करता है, ऑपरेशन से पहले कंसेंट लेता है कि अगर कल को बाय चांस ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है इसमें, तो डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपकी कंसेंट से अगर आपके बेनिफिट के लिए कुछ किया जा रहा है, आपकी कंसेंट से आपके बेनिफिट के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये ऑफेंस नहीं है। या आपकी कम्युनिकेशन किया गुड फेथ में, कम्युनिकेट किया अगर गुड फेथ में, जैसे डॉक्टर ने आगे बताया, क्या बताया, बोले आपको कैंसर है, और आप सुनते ही वक्त से पहले ही चले गए, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर का काम था आपको बताना, थोड़ा सा आपको बताना। ये वो मुन्ना भाई में देखा ना, बोले आपके घर से कोई आ सकता है क्या, वो बोले क्या हुआ डॉक्टर, तो बोल देता है कि आप 2 महीने में सब कुछ करके आ जाओ, आपको कैंसर है और ये है, तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर वो कह रहे कि इस टाइम में अगर आप नर्वस शॉक हो जाए या कुछ आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। कम्युनिकेट करना उस टाइम पे जरूरी था। क्या करना जरूरी था, कम्युनिकेट उस टाइम पे करना जरूरी था। अगर एक्ट आपको कंपेल किया जाए, मतलब आपका क्या किया गया, कंपेल किया गया किसी दूसरे को मारने के लिए, तो आपने अपनी इंटेंशन से नहीं मारा है, तो वो क्राइम भी नहीं है। लेकिन सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि आप उसे अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जैसे रास्ते में आपको पकड़ लिया, आप 2 दोस्त जा रहे थे, तो एक को बोला इसको थप्पड़ मार, फिर बोला इसको वो गन दे दी, बोला शूट कर दे, तो आपने अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दिया। आप क्या करोगे, अपनी जान तो सबको प्यारी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब षड्यंत्र, मतलब जहां पे एग्रीमेंट हुआ है, राइटिंग में नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं है कि बोले ना पहले स्टैम्प पेपर लेकर आ और स्टैम्प पेपर पे लिख साथ में चोरी करने जाएंगे, तो नहीं गया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा तेरे अगेंस्ट, तो पॉसिबिलिटी है। बोले क्राइम करने के लिए पहले रिटर्न में एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे छापेंगे और नोटरी करा कर रखेंगे उसको, और नहीं गया तो ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब नहीं, जैसे क्या होता है ना, सरकमस्टांसेस बेसिस पे ये होता है कि आप लोग किस टाइम तक साथ थे। आप उस टाइम पे साथ थे जब सामने वाला प्रिपरेशन कर रहा था, या उस टाइम तक साथ थे जब सामने वाले के माइंड में इंटेंशन आई, उसने आपके साथ शेयर भी किया और आपने उस टाइम पे एग्री किया था किसी भी तरीके से कंडक्ट से। मान लो आपने हथियार लाने में उसकी हेल्प करी, तो मान लिया जाएगा कि आप भी उसका पार्ट ही हो, उस कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट हो। बीच में छोड़ के चले गए तो भी मान लिया जाएगा कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट हो। तो ये आपराधिक षड्यंत्र है, मतलब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एग्री हुए थे क्राइम करने के लिए, और क्राइम हुआ चाहे नहीं हुआ, अटेम्प्ट के लिए भी सजा और सब चीजों के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपने पढ़े हैं कुछ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ा होगा, फिर डिसऑनेस्टली आपने यूज किया किसी प्रॉपर्टी को, ये सब चीजें। ठीक है, और इसके बाद क्या है, चीटिंग है, मतलब पर्सोनेशन भी है, चीटिंग भी है, फोर्जरी भी है, फ्रॉडलेंट ये डीड का डिपोजिशंस हैं। लास्ट डेफेमेशन भी है। डेफेमेशन मतलब दूसरे पे एलिगेशंस वाला भी टॉपिक है। और हाँ, बस इतना ही है भाई, देख लो पूरा चैप्टर करा दिया। चलो फर्स्ट पेज पर आ जाओ फटाफट। तुम्हारे रूम में सही पढ़ाया जाता है बैठा के, मतलब वहां पे तो मैं कुछ नहीं बता के आया ऐसा, वहां सीधा सीधा पढ़ा के आया पहला पेज है।
ना ना, वो थ्योरी पहले थी, फिलहाल 1 महीने से तो चेंज है वो। इंडियन पिनल कोड, चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि बिफोर इंडिपेंडेंस आया था, तो इसलिए लिखा भी गया कि इंडियन पिनल कोड इज ए कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एक लॉ जो पास किया था इंडियन लेजिस्लेचर ने बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडियन लेजिस्लेचर का मतलब उस टाइम पे इंडिया के लिए जो कानून बनाते थे उनकी बात की गई है, इंडियन पार्लियामेंट की बात नहीं करी गई है। तो ब्रिटिश वाले पहले इंडिया के लिए लॉ बनाते थे, इसलिए उनको क्या बोल दिया, इंडियन लेजिस्लेचर, भारतीय कानून बनाने वाले। तो लॉ पास बाय इंडियन लेजिस्लेचर बिफोर इंडिपेंडेंस विच वाज रिटेन्ड एट, और हमने क्या कर लिया इसे आफ्टर इंडिपेंडेंस एज इट इज रिटेन कर लिया एज मेन पिनल कोड ऑफ आवर कंट्री इवन आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडियन पिनल कोड 1860 में पास हुआ था और इफेक्टिव डेट थी इसकी 1 जनवरी 1862 और अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बुक्स में अभी तक यही चल रहा है, तो अगर आपकी बुक में चेंज हो जाता है बाय चांस तो वो वाला करना, अदरवाइज बुक में जो दिया है फिलहाल तो यही चल रहा है। द इंडियन पिनल कोड 1860 इज ए सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम। इट डिफाइन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड ले डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। तो इसमें लिखा गया है कि किस चीज को क्राइम मानना है और किस चीज को नहीं, तो यहां तो डिसाइड किया जाएगा ना कि क्राइम है या नहीं है। तो यही कह रहा है कि डिफाइन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड ले डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। द प्रोसीजरल लॉ थ्रू विच द आईपीसी इज इंप्लीमेंटेड, दैट इज सीआरपीसी। सीआरपीसी में ही तो है ना कि ऑफेंस को प्रूव कैसे करना है। देखो ऑफेंस है, आपने क्या किया है, क्या वो ऑफेंस है या नहीं, ये कहां लिखा है, आईपीसी में। उस ऑफेंस को प्रूव करना कि आपने ही किया है, सीआरपीसी। लास्ट में उसके लिए जो सजा है वो भी कहां है, आईपीसी। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड की ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो इंडियन पिनल कोड का मतलब क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग क्राइम डिसाइड करना है कि इंडिया में हुआ है या आउटसाइड इंडिया हुआ है। तो दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन है, क्या, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अंडर आईपीसी 1860 द क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन either because a crime is committed by any person, national or foreigner, within the Indian territory, or because a crime thou committed outside India, the person committed the crime is liable to be tried for it under any Indian law. The former is known as intra-territorial और later is known as extra-territorial. तो यही कह रहे हैं कि इंडिया में jurisdiction इस बेस पे डिपेंड करती है कि किसी ने क्राइम इंडिया में किया है या किसी ने क्राइम आउटसाइड इंडिया किया है। पहला जो इनसाइड इंडिया किया है उसे क्या बोला है, इंट्रा टेरिटोरियल, दूसरा जो बाहर हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो यही पढ़ना है हमें, पहले इंट्रा टेरिटोरियल और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। व्हेन ए क्राइम इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आईपीसी अप्लाई। कह जब इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस हुआ है तो क्या अप्लाई होगा, आईपीसी। और इंडियन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्राई करने का और लास्ट में आपको पनिश करने का। इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम इंडियन नेशनल ने किया है या फॉरेनर ने किया है, इसे क्या बोला जाएगा, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 2 ऑफ द कोड डील विद इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोड। ये सेक्शन क्या कह रहा है कि ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईपीसी टू द ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। तो ये क्या बता रहा है, ये अथॉरिटी डिक्लेयर कर रहा है कि अगर इंडिया में क्राइम हुआ है तो उस पर क्या अप्लाई होगा, आईपीसी अप्लाई होगा। या एम्फेसिस मतलब बर्डन जो दिया गया है या प्रेशर दिया गया वो किस पे दिया गया, एवरी पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन विदाउट कोई डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज क्या है, लॉ के सामने इक्वल है और आईपीसी उस पर भी अप्लाई होगा। तो आईपीसी एवरी पर्सन पे अप्लाई है, किस चीज के रिगार्डिंग, कंसीडरिंग द गिल्ट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन द लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी का मतलब इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज। ठीक है, रैंक मतलब आप चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आप मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो। स्टेटस आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है कि आप एक अच्छे इंसान हो, सोसाइटी तो ये सोचती है, लेकिन आप क्राइम और ये सब चीजें कर रहे हो तो आपके ऊपर भी अप्लाई है। ठीक है, तो सेक्शन 2 ऑफ द कोड क्या कह रहे हैं कि जो कोड है वो डील करते हैं किससे, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोड। ये सेक्शन डिक्लेयर कर रहा है कि ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप ऑफ आईपीसी टू द ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। कोड अप्लाई हो रहा है उन ऑफेंसेस पे जो कमिट हुए हैं। अब देखो इंडिया 3 बेसिस पे नापा जाता है, पहला टेरिटरी बेसिस पे, दूसरा टेरिटोरियल वाटर बेसिस पे, तीसरा एयरक्राफ्ट और शिप
या तो ओन्ड बाय इंडिया हो या रजिस्टर्ड इन इंडिया हो। ठीक है, इस बेसिस पे माना जाएगा कि क्राइम इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट, क्या फॉरेनर्स इस बात को एज ए डिफेंस यूज कर सकता है कि उसे पता नहीं था? नहीं। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि फॉरेनर अपने डिफेंस में ये बात यूज नहीं कर सकता कि वो उसे पता ही नहीं था, डिड नॉट नो दैट ही वाज कमिटेड ए रॉन्ग, द एक्ट इटसेल्फ नॉट बीइंग एन ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई है, दुबई में जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे को जब तक नमाज नहीं हो जाती सुबह की तब तक कोई इंसान कुछ खा पी नहीं सकता है, ये वहां का लॉ है। ना ही कोई शॉप ओपन करी जा सकती है, कुछ भी ओपन किया जा सकता है 11 बजे से पहले। 11 बजे तक का टाइम डिसाइड किया गया है नमाज का, उसके बाद ही सब कुछ होगा जब पहले नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में तो 11 बजे तक कुछ भी कर लो, फ्राइडे हो चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, तो वहां के देश का लॉ है तो है। मतलब आप फ्राइडे को वहां पे घूमने नहीं जा सकते, फ्राइडे को 11 बजे तक आपको होटल में ही रहना पड़ेगा, और होटल वाले इवन 11 बजे तक आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वहां के देश का लॉ है कि जब तक नमाज नहीं हो जाती तब तक कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है, ना कोई चीज ओपन करना अलाउड है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द आईपीसी, कह रहे कि कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है इस इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन से। तो पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 361 में कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस होल्ड कर रखा है तो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। क्योंकि हमने ये माना है ना कि जितने भी काम हो रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के कहने पे हो रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि कोई क्राइम किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। इन अकॉर्डिंग विद वेल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन सोवरेन्स को भी क्या किया गया है? एग्जम्प्ट किया गया है किससे? क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन इंडिया। थर्ड क्या कह रहा है कि इम्यूनिटी, ये जो छूट है ये ऑल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री। क्या है डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री? मतलब ये जो हमारे देश में एम्बेसीज बनाई गई हैं अलग अलग देशों की, तो अगर आप दिल्ली जाओगे ना तो दिल्ली में एम्बेसीज हैं, मतलब दूतावास है किसके? फॉरेन के। तो वहां पे जो रहते हैं वो क्या है? फॉरेन के, या तो एम्बेसडर्स हैं या फॉरेन के एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स है या एम्बेसडर्स हैं जो वहां पर रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो चीज क्राइम की डेफिनेशन में आएगी या नहीं, डिपेंड करेगा इंडियन पिनल कोड पे। तो यही कह रहे हैं कि इम्यूनिटी आल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। ऑफिशियल स्टेटस मतलब जो अपने देश की तरफ से आपकी देश में ड्यूटी करने के लिए भेजे गए, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे आपके देश में, उनको क्या कहते हैं? ऑफिशियल ड्यूटीज पे जो गए हैं। ये प्रोटेक्शन आल्सो एक्सटेंडेड टू द सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल ऑल मिलिट्री अटैचेस। मिलिट्री अटैचेस का मतलब भी दिया गया है एक मिलिट्री का एक्सपर्ट जो अटैच है किसी डिप्लोमेटिक मिशन से, ऑफ्टन एन एम्बेसी। दिस पोस्ट इज नॉर्मली फिल्ड बाय हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर हु रिटेन हिज कमीशन वाइल सर्विंग इन एन एम्बेसी, जो अपनी पोजीशन भी मेंटेन कर रहे हैं कि मिलिट्री का ऑफिसर हूं और साथ ही साथ एम्बेसी के लिए भी काम कर रहा है, उसे क्या बोला गया? मिलिट्री अटैचेस। ठीक है, तो सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल और मिलिट्री अटैचेस इन पे भी अप्लाई नहीं है, इनको भी क्या दी गई है? इम्यूनिटी दी गई है। ये नहीं है कि इनको पनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके लिए पनिशमेंट के तरीके अलग है। कि आप किसी, देखो अगर आपने एक मूवी है इसकी आमिर खान की एक मूवी है, थोड़ी सी पुरानी मूवी है, उसमें वो पुलिस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर होता है, हाँ पता नहीं, तलाश नहीं है, बहुत पुरानी है, इससे भी पुरानी है काफी। उसमें वो आईपीएस ऑफिसर होता है और वहां से ना मतलब एक यहाँ से पाकिस्तान से कुछ डिप्लोमेट्स आते हैं, तो डिप्लोमेट्स ना मूवी में ये लाइन बोलते हैं, सरफरोश, जैसे मूवी का नाम शायद सरफरोश है? सरफरोश मूवी है, हाँ सरफरोश मूवी है। तो उसमें फॉरेन के ना डिप्लोमेट्स आते हैं और वो लास्ट का सीन है, बिल्कुल वो लास्ट के सीन में फॉरेन का डिप्लोमेट यही लैंग्वेज यूज करता है कि मैं तुम्हारे देश में डिप्लोमेट्स की तरह से आया हूं, तो तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना तुम मुझे पनिश कर सकते हो। तो क्या करता है आमिर खान, उसमें दूसरे से गोली मरवा देता है उसको कि भाई मैंने तुम्हारा नहीं, कुछ नहीं किया, तो मेरा नाम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सरफरोश मूवी है, उसमें लास्ट का बिल्कुल लास्ट सीन है ये। ठीक है, तो देखना, मूवी भी अच्छी बनाई है, काफी अच्छी है वो मूवी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मुझे तो मूवी से बहुत कुछ याद है। क्या
आईपीसी में है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहीं और थोड़ा लिखा है, आईपीसी में तो लिखा है। तो आईपीसी में लिखा है तो इसीलिए लिखा है ना कि फॉरेन डिप्लोमेट जब होंगे या फॉरेन के जब रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो हमारा लॉ उनको उस तरह से पनिश नहीं कर सकता जिस तरह से बाकी लोगों को करता है, या हम सीआरपीसी अप्लाई करके उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उनके देश से परमिशन ना मिले इस तरह की चीजों की। ठीक है, तो वहां के देश से पूछा जाएगा, अगर आपने कुछ किया होगा, फॉरेन के डिप्लोमेट हो, इंडिया में आगे आप किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो, किसी तरह से इन्वॉल्व हो, तो पहले वहां के देश से पूछा जाएगा, उसको सबूत दिए जाएंगे कि देखो आपने जिसे रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा वो गलत आदमी है और हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब अगर इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर जाके क्राइम करता है, एक्ट करता है, वो एक्ट जिसे इंडिया में क्राइम बोला गया है, तो आप क्या हो, लायबल हो आईपीसी के अकॉर्डिंग। इफ एनीवन मतलब इंडियन सिटीजन कमिट एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, देखो ये इंडिया से बाहर भाग रहा है, ठीक है, तो इसने बाहर जाके कोई क्राइम किया है, तो यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इफ एनीवन इंडियन सिटीजन कमिट एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया विच इज पनिशेबल इन अवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में पनिशेबल है अंडर एनी इंडियन लॉ, इज लायबल टू बी कन्विक्टेड और पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ द क्राइम वाज कमिटेड इन इंडिया। तो ये मान के कि जैसे इंडिया में ही क्राइम आपने किया है तो आपको के ऊपर क्या लगाया जाएगा, आईपीसी एप्लीकेबल किया जाएगा, जो बेशक ना हो इंडिया में ऑफेंस अगर वो है। सेक्शन 4 एक्सपेंड ऑन सेक्शन 3, कह रहे कि सेक्शन 4 जो है वो एक्सपेंड कर रहा है सेक्शन 3 को, क्या कह के कि पहली चीज तो आपने ये पढ़ी कि कोई पर्सन इंडिया से बाहर जाके ऑफेंस करता है तो उस पर अप्लाई है। दूसरा सेक्शन 4 ये भी कह रहा है कि इवन अगर कोई कंप्यूटर तो इंडिया में है लेकिन क्राइम करने वाला इंडिया से बाहर है तो उस पर भी क्या अप्लाई है, आईपीसी अप्लाई है। देखो इंडिया का पर्सन सेक्शन 3 ने क्या बोला, बाहर जाके कोई क्राइम करके आता है तो जैसे ये माना जाएगा कि अगर जैसे कि उसने ऑफेंस कहाँ किया है, इंडिया में किया, उसको पनिश कर सकते हैं। दूसरा अगर कोई पर्सन बाहर का है और बाहर ही है लेकिन उस कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, जो कंप्यूटर कहां पर है, इंडिया में है, तो एज पर आईटी एक्ट और एज पर आईपीसी ये भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है और आपके ऊपर भी क्या अप्लाई है, आईपीसी अप्लाई है। सेक्शन 4 टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी टू द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। इवन इन पे भी अगर आपने किया है ऑफेंस तो इसको भी शामिल किया गया किसमें, सेक्शन 4 में। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा पॉइंट अलग है। कह रहे कोर्ट इन इंडिया के पास इस वजह से क्या हो गई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो गई, मतलब आप ना सिर्फ इंडिया में जो ऑफेंस हुआ उनसे डील कर सकते हो बल्कि इंडिया से बाहर जो ऑफेंस हुआ उनसे भी डील कर सकते हो। तो यही कह रहे कोर्ट इन इंडिया हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन लैंड, हाई सीज और एयर बाय द इंडियन नेशनल एंड अदर। द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू प्रोसिक्यूटिंग केसेस ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कि वो ऑफेंसेस जो आउटसाइड इंडिया हुए और उनमें जो केस चलाया जाएगा उसके लिए जो प्रोविजन लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं, सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी में लिखे गए हैं। जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ओवर द ऑफेंस कमिटेड इन हाई सीज, वो कह रहे कि गहरे समुद्र या जो विशाल समुद्र में आपने जो क्राइम किए हैं उसको किस बेसिस पे क्राइम माना जाएगा या कहाँ माना जाएगा, तो ये इस प्रिसिप्ट पे बेस्ड है कि अगर कोई शिप हाई सीज में है तो उसे क्या मान लो, फ्लोटिंग आइसलैंड मान लो, बिलोंगिंग टू द नेशन जिसका फ्लैग फ्लाई कर रहा है उस पे, मतलब एक क्या है, वो चलता फिरता क्या है, आइसलैंड, चलता फिरता द्वीप है जहां लोग रहते हैं और लोग क्या करते हैं, जीते हैं उसी तरीके से जैसे किसी जमीन पे रह के जीते हैं, तो चलता फिरता आइसलैंड है। जैसे ना लक्षद्वीप हमारे अंडमान निकोबार, तो ये चलते फिरते नहीं है, ये एक जगह स्टेबल है। लेकिन कुछ आइसलैंड जैसे हमारे यहाँ पे तो नहीं है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया साइड और दूसरी साइड जाए ना तो वहां ऐसे बहुत से आइसलैंड्स हैं जो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वो मतलब पानी के साथ वो बह जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो जगह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब इंसान उसके ऊपर रह सकता है। ठीक है, तो कार्टूनों में अगर आपने देखे हो तो ऐसे आइसलैंड कार्टूनों में बड़े दिखाए जाते हैं। ठीक है, कार्टून का नाम बता सकते हो, मुझे याद नहीं है किसमें, पता नहीं कौन कौन से देखता है तो। इट डज नॉट मैटर वेयर द शिप और बोट इज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बोट और शिप की लोकेशन क्या है, क्या वो हाई सीज में है या वो रिवर्स में है। रिवर्स मतलब नदी, जैसे गंगा नदी में रिवर, ये जो गंगा नदी में अभी ये स्टार्ट करी गई है शिप वाला सिस्टम, बोट की बात नहीं करी गई है, बोट तो छोटी सी होती है,
शिप की बात करी गई है, बड़े जहाज की, तो अभी गंगा नदी में शिप चलने स्टार्ट हुए हैं। ये मत कहना कि सात रोड वाली नदी में चला रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं करी गई है, वो नहर है, ये नहर है। नदी वो विशाल जो जिसमें पानी अनलिमिटेड है, जितना कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसकी कोई टेरिटरी डिफाइन नहीं है, जो पानी ज्यादा आएगा तो और ज्यादा फैल जाएगी। तो नदी होती है जो एक 1.5 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है, ठीक है। नहर वो है जो एक लिमिटेड एरिया तक है, नदी वो है जो फैल जाती है, क्योंकि ये किस बेस पे डिपेंड करती है, गर्मियां आ गई तो पानी ज्यादा पिघलेगा, मतलब बर्फ ज्यादा पिघलेगी पहाड़ों में और ज्यादा पानी का फ्लो होगा। वेदर इट इज मूविंग और स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का मतलब चाहे वो मूव कर रहा है चाहे वो खड़ा है। तो खड़ा है तो क्या कहते हैं ना, शिप अगर जहाज अगर खड़ा है तो क्या डालते हैं, एंकर। एंकर वो त्रिकोण सा अगर आपने देखा हो, जैसे हिंदी में लंगर कहते हैं, लंगर डालना। तो अगर आपने कोई मतलब कार्टून देखा है तो कार्टून में बहुत दिखाया जाता है ये सब चीजें है। हाँ हाँ, छोटा भीम में भी होगा। तो हैविंग बीइंग एंकर फॉर द टाइम बीइंग, दिस जुरिडिक्शन इज कॉल्ड एडमिरलिटी जुरिडिक्शन, और ऐसी जुरिडिक्शन को एडमिरलिटी जुरिडिक्शन बोला जाता है। जो कहां अप्लाई हो रही है, ऐसे आइसलैंड पे अप्लाई हो रही है जो फ्लोट करते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि क्राइम कहां हुआ है, जिस देश का फ्लैग है उस देश के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिप कहां पर है, मूव कर रहा है या किसी जगह पे खड़ा है, जिस देश का झंडा लगा है वही। अब ये मत कहना उस क्लास की तरह बोले झंडा ही ना हो तो, उस क्लास में बोले झंडा ही ना हो तो, अरे विदाउट फ्लैग हो ही नहीं सकता। अगर कोई शिप है, देखो सिंपल सी चीज है, इंडियन टेरिटरी में अगर कोई शिप आता है और उसमें फ्लैग नहीं है ना, तो मतलब वो जासूस है, इलीगल है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लैग मैंडेटरी है, किसके ऊपर, शिप के ऊपर। तो आपने भी देखा होगा, तो वो जहाज वो डाकू क्या करते हैं, वो अलग सा कुछ पायरेट्स, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अच्छे से करके आना।